So welcome, dear students. Let us start with the continuation of the topic now. So we were studying the probability, and now we will continue that probability. And today we will see the Bayes theorem, and then we will try to see the transformations. So let us start. So what is Bayes theorem? See the definition of the Bayes theorem. If b1, b2, b3 dot 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 bn are mutually exclusive events with probability of bi is not equal to 0, यानी हर एक की probability कुछ ना कुछ है of random experiment, then for any arbitrary event a of the sample space of above experiment, यानी कोई भी एक arbitrary event a यानी ऊपर के ही एक्सपेरिमेंट में से कोई एक इवेंट उठाई गई हो और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी फंडामेंटल थिंग क्या है, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है हर एक की, और वो प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है. देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई बाय ए is equal to probability of bi into probability of a by bi, summation divided by summation n equal to 1 to n, summation I equal to 1 to n, probability of bi into probability of a by bi. अब ये क्या है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि probability of एक अगर फॉर्चुनेटली एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आया, पहले ये क्लियर कर दूं, तो ये वाला सवाल याद रखना. हाँ, क्या कह रहे हैं वो, विच इज नोन एज द थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी. यानी वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि बायस थ्योरम इज रेफर्ड एज, चार ऑप्शन देंगे और उसमें का एक ऑप्शन होगा इनवर्स प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये भी सवाल आ सकता है हम अगर देखें तो. सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं था ये स्ट्रक्चर पे. तो ये है हमारी सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, ये याद रखिए. अब ये व्हाट हैपेंड कि ऑलरेडी ए हो चुका है, यानी हम ये देख रहे हैं कि ए नाम की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, जिसको हम इवेंट हो चुकी है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं. और अब हमें क्या देखना है कि ऑन नोइंग अबाउट द इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी बी इज चेंज टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय. विद द हेल्प ऑफ बायस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट करते थे, ए बाय बी कैलकुलेट करते थे, अब हमें बी बाय इनवर्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ विदाउट एनी पैनिक. हमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है. सो ध्यान से देखना मेरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ. पहला प्रॉब्लम वो है इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी. यानी अब ये बात क्लियर हो गई कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम देखा था वैसा ही टाइप का प्रॉब्लम है. एक मशीन की फैक्ट्री है, उस मशीन की फैक्ट्री में तीन टाइप की मशीन है, ए बी एंड सी, और वो मैन्युफैक्चर कर रही है 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. अब उसमें इफ देयर आउटपुट इज 5%, 4% एंड 2% डिफेक्टिव, तो अब हमें क्या कॉमन सेंस रखना है कि ए बी
और सी 3 मशीन है, और इन 3 मशीन्स में ए का प्रोडक्शन 25%, बी का प्रोडक्शन 35% और सी का प्रोडक्शन 40%, 40% का प्रोडक्शन है। और डिफेक्टिविटी के चांसेस 5, 4 और 2 है डिफेक्टिव। अब ये देखो कि अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन मिला उसमें से एक बोल्ट हमने क्या कर लिया, उठा लिया एट रैंडम, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और अनफॉर्चुनेटली वो क्या मिला, डिफेक्टिव मिल गया। चलो ठीक है, अब डिफेक्टिव तो मिला, अब डिफेक्टिव मिला मतलब वो ए से भी हो सकता है, इट मे बी फ्रॉम बी और इट मे बी फ्रॉम सी। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम विच मशीन दैट द डिफेक्टिव बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। The million dollars question is, it may be produced from A, B or C. But the thing which has been asked is C. It has already, we already found a belt, defective belt. That means we are having A with us. Now they are asking to find out the probability that it should be manufactured by machine B. That means अब हमें ये देखना है कि जो भी बोल्ट मिलेगा प्रोडक्शन होने के बाद डिफेक्टिव होगा, वो किस में से हो जाए, वो बी से हो जाए। दिस इज आवर टास्क, यही हमें ढूंढना है, यही हमें देखना है। अंडरस्टूड? सो इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये समझ में आ गया। अब मीनवाइल चीज क्या है, ए बी सी 3 मशीन है जिससे 25%, 35% और 40% प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें 5%, 4% और 2% बोल्ट डिफेक्टिव होने के चांसेस है। अब ये डिफेक्टिव होने के चांसेस होने के बाद एक बोल्ट आपने सिलेक्ट किया आफ्टर प्रोडक्शन, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो मशीन बी से निकली। अंडरस्टूड? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। नाउ द थिंग इज दैट सी केयरफुली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मशीन ए इज 0.25। अब ये प्रोबेबिलिटी 0.25 कैसे, इट इज वेरी वेरी क्लियर, 25% कह रहा है ना वो। अब अगर 25% प्रोडक्शन होगा तो एक्चुअली देखा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी 100 में से उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.25। ऑन द सिमिलर बेसिस दूसरे मशीन के 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी 0.40। Now the thing is that the probability of drawing a defective bolt from machine A, now this is important, see carefully, the probability of drawing a defective bolt from machine A, 5% defective bolt है, ध्यान से देखना यहाँ पर 5, 4 and 2, so machine A 5/100, machine B 4/100 and machine C 2/100। समझे ना? यानी क्या कह रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट आउट ऑफ ए 5/100, डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम बी 4/100, defective bolt from C 2/100. Now what they think, they want to find out the inverse probability so that whatever defective bolt it should be from B. Understood? Whatever defective bolt it may be, but it should be from B. Then we are use the Bayes theorem. So see carefully. Bayes theorem आपको क्या कहता है, probability of B bi by A is equal to probability of Bi into probability of A by Bi। चलो, अब ये probability of Bi मतलब क्या, जो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। कौन सी चीज आइडेंटिफाई करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से, यानी वो बी से ही निकले। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर वो कहते प्रोबेबिलिटी वो ए से निकले तो हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन किसके अनुसार करते, ए के अनुसार करते हैं। याद रखना, ये क्लियर हुआ? चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी। व्हाई डी बाय बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अबव एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट हम दे रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करनी है और ए बाय बी आई फाइंड आउट करनी है। अब इसका मतलब ए बाय बी आई मतलब क्या, डिफेक्टिव बोल्ट सिलेक्ट करना है और वो किस में से हो, बी से हो। सो डिफेक्टिव बोल्ट सिलेक्ट किया और किस में से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। ये हो गया पहला कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितने की है, सैंपल स्पेस, यही कैलकुलेशन ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा।
यानी वो डिफेक्टिव बोल्ट ए में से भी हो सकता है, बी में से भी हो सकता है, सी में से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी बोल्ट डिफेक्टिव हो, हाउ इट शुड बी कैलकुलेटेड, इट शुड बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन काउंट. सो ये प्रोडक्शन काउंट और उसमें से डिफेक्टिव. सिमिलरली ये हुआ प्रोडक्शन काउंट ऑफ ए, उसमें से डिफेक्टिव. सिमिलरली प्रोडक्शन काउंट ऑफ बी, उसमें से डिफेक्टिव. प्रोडक्शन काउंट ऑफ सी, उसमें से डिफेक्टिव. अब ये इन तीनों का एडिशन, सो द फाइनल आंसर वुड बी, सी केयरफुली, 0.35 इंटू 0.04, और बाकी सब वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपका आंसर मिला 0.41. यानी सी केयरफुली, ये आपने किया क्या, यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड द इनवर्स प्रोबेबिलिटी इन द वे जब आप उसको डील्स करके लिख सकते हो. सो सी केयरफुली, आपने क्या किया कि पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाली ए बी और सी की, बाद में डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली ए बी और सी की, और बाद में आपने क्या किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन बी. तो बी वाला ऊपर लिखा और ए बी सी वाला सैंपल स्पेस नीचे लिखा. ऑन द सिमिलर बेसिस यही प्रॉब्लम हम बी की जगह ए से भी ले सकते थे. तो ये आता ऊपर और बाकी तीन सेम नीचे. अगर हम सी से ले तो ये आता ऊपर और बाकी तीन नीचे आ जाए. ठीक है. सो इस वे से भी हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं. डन. चलो अब नेक्स्ट, if there are three bags containing if there are three bags, first containing one white, two red, three green, 1 2 3 WRG. Second, two white, three red and one green, 2 3 1 WRG. Third bag contains three white, one red and two green, 3 1 2. Two balls are drawn at, यानी दो बॉल हमने ड्रॉन किए फ्रॉम अ बैग चोजन एट रैंडम. रैंडमली एक बैग चूज करने के बाद उसमें से हमने क्या किया, दो बॉल निकाले. अब विषय हुआ ये कि दीज आर फाउंड टू बी वन व्हाइट एंड वन रेड, यानी ये प्रोबेबिलिटी, यानी ये इवेंट हो चुकी है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दैट शुड बी वन वन व्हाइट एंड वन रेड. अब तक हमने जो फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट शुड बी वन व्हाइट एंड वन रेड. अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट एंड वन रेड. डन. यानी अब हम ये कर रहे हैं कि ये निकल चुके हैं, एक व्हाइट निकला है, एक रेड निकला है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन, जो भी निकल रहे हैं वो सेकंड बैग से निकले. ठीक है, ये सेकंड बैग से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो. यानी वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेकंड बैग and are found to be one white and one red, find the probability that these balls are so drawn from the second bag. यानी वो ये कह रहे हैं कि ये कहां से निकले, सेकंड बैग से निकले. जैसा सेकंड मशीन से निकले वैसे सेकंड बैग से निकले. चलो ठीक है, जैसा है वैसा. अब आपने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी किसकी, ड्रॉइंग बॉल. कौन से बॉल निकले, दो बॉल निकले. कैसे बॉल निकले, एक व्हाइट निकला, एक रेड निकला. चलो, सो अब ध्यान से सुनना. दिस इज द इवेंट दैट टू बॉल्स आर ड्रॉन, और दो बॉल्स व्हाइट एंड रेड हो. डन. सो दिस इज क्लियर. B1 B2 B3 ये दूसरे तीसरे कुछ नहीं है, बैग्स है. B1 मतलब पहली बैग, दूसरी बैग है, तीसरी बैग. डन. अब अगर ये पहले इसमें से निकले, दूसरे इसमें से निकले और तीसरे इसमें से निकले, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई भी तो एक बैग होगी ना तीनों में से. सो तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी सेम, यानी 1/3 1/3 1/3. अगर ये 4 होता तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 33% चांसेस सभी. अब वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग दैट इवेंट, यानी ए फ्रॉम फर्स्ट बैग. सैंपल स्पेस तो तैयार करना पड़ेगा. सो क्रिएटिंग फॉर सैंपल स्पेस, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय B1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट एंड वन रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग.
तो फर्स्ट बैग के लिए प्रोबेबिलिटी यानी क्या होगा 1c1 क्रॉस 2c1। अब ये 1c1 क्यों, क्योंकि पहले इसमें 1 व्हाइट एंड 1 रेड है, 1 व्हाइट एंड 2 रेड है, तो 1c1 और 2c1। अब ये ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि वहां पर ग्रीन भी है ना, तो इसीलिए टोटल मिला के मैं बता भी दूं आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 1 में से 1, 2 में से 1 और 6 में से कोई भी 2 निकले। अब इसका आंसर आपको पता है, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, तो इसका आंसर है 2/15। अब सिमिलरली अगर मैं सेकंड बैग से सिलेक्ट करूं तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, 2c1 3c1 6c2, आंसर आएगा 2/5। थर्ड बैग से सिलेक्ट करूं तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन आंसर आएगा 1/5। अब इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हाउ द इवेंट इज कैरिड आउट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट शुड बी कैरिड आउट। The event is carried out that A has been drawn. The question is whether the A has been drawn from bag 1, bag 2 and bag 3. Done. But the thing is that it should be from bag 2. This is our question. So we have founded, we have written the formula probability of B2 by A equal to B2 by A चाहिए ना आपको, तो सीधा सीधा B2 into probability of A by B2। अब इसमें कोई talented ना निकले, B2 B2 gets cancel, ऐसा मत करना, उपकार करना मेरे ऊपर, ठीक है। So clearly probability of B2 by A equal to probability of B2 into probability of A by B2। ये हो गया उसकी probability। सैंपल स्पेस मतलब ये B1 का भी होगा, B2 का भी होगा एंड B3 का भी होगा, वो भी क्लियर कर लिया। अब ना उसी केयरफुली, इतना क्लियर हो जाने के बाद probability of B2 into probability of A by B2, इतना लिखने के बाद अब इसकी वैल्यूज हमारे पास है 1/3 into 2/5, 1/3 into 2/15, 1/3 into 2/5, 1/3 into 1/5। वैल्यूज पुटअप करने के बाद टोटल आंसर आया फाइनली 6/11। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है। जब वो क्रॉस पूछेंगे तब बायस थ्योरम आएगा, वो बोलेंगे नहीं आपको कि ये बायस थ्योरम से प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो क्रॉस करेंगे आप और वो बोलेंगे कि ये फाइंड आउट करो बायस थ्योरम से, हमेशा याद रखना। अब an urn contains 3 white and 4 red balls. Done. An urn 2 second contains 5 white and 6 red balls. One ball is drawn, यानी खो गया at random from one of the urn, निकाल दिया and found to be white, और वो white ही है। Done. Find the probability that वो पहले बैग से निकले। Find the probability that it was drawn from bag 1, urn 1। So U1 पहली अर्न, U2 दूसरी अर्न, W मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अब क्लियरली क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये अर्न 1 और अर्न 2 और उसमें भी व्हाइट ही निकलना है, तो सैंपल स्पेस करेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पहले क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ U2। बड़ा आसान है, दो बैग्स हैं तो 2 सैंपल स्पेस हुआ, उसमें की पहली बैग लोगे तो 1/2, दूसरी बैग लोगे तो 1/2, यानी दोनों का आंसर 1/2 1/2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या चाहिए कि वो U1 से निकले, यानी आपको फाइंड आउट करनी है U1/W। अब अगर U1/W फाइंड आउट करना है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, बायस थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1/W इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/U1, उल्टा probability of U1 into probability of W by U1 plus probability of P2 into probability of W by P2, उल्टा। बेसिकली ये उल्टा है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी है और ये सीधा है, ये बात याद रखना। चलो अब ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 U2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1। अब 3 व्हाइट बॉल है, उसमें से एक ही व्हाइट निकालना है, तो ये आएगा 3C1, एक ही निकालना है व्हाइट। अगर रेड होते तो मल्टीप्लिकेशन में लेना पड़ता था जैसा पिछली बार लिया, आंसर आया 3। सो 3 डिवाइडेड बाय कितने बॉल से, टोटल 7, यानी आंसर आ गया 3/7। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2, कितने व्हाइट बॉल से, 5 व्हाइट बॉल से, तो 5 डिवाइडेड बाय 11, चाहे तो एक बार देख भी लो, 5 व्हाइट बॉल्स और दोनों की एडिशन 6 और 5 कितने हो गए, 11, ठीक है। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं।
सो द थिंग्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत अच्छे से आप इसको जान चुके हैं. अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट 1 by 2 into 3 by 7, 1 by 2 into 3 by 7 plus 1 by 2 into 5 by 11, and the final answer will be 33 by 68. Now one problem, एक प्रॉब्लम अब आपके लिए, पहला अब आपके प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए. फार्मूले आपको पता है, किस वे से करना है आपको पता है, किस स्ट्रक्चर से करना है वो आपको पता है. सो ये प्रॉब्लम अब आपके लिए है फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, एक बार प्रोबेबिलिटी अगर क्लियर हो गई तो आप आराम से उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब मैं मूव कर रहा हूं किसकी तरफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. ध्यान से देखना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके तीन टाइप आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जिसमें का अब हम आज ये ट्राई करेंगे कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर पाए. ठीक है, तो देखेंगे किस वे से हम इसको कर पाएंगे. आसान है, बड़ा आसान है. फर्क सिर्फ इतना है कि वी हैव टू कंसंट्रेट इन अ प्रॉपर मैनर. तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आता है तब दो चीजें आइडेंटिफाई की जाती है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को क्यू कहते हैं. और इसका जो फार्मूला बताया जाता है वो ये होता है कि पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर, और ये कितनी बार होगा, एन सी आर. यानी कंप्लीट फार्मूला क्या होगा आपका, द प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी का सक्सेस रेट होगा, यानी इसको लिखते ऐसा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस आउट ऑफ कितने ट्रायल्स, जितने ट्रायल्स आपको दिए गए हैं उतने ट्रायल्स में से, इज इक्वल टू एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, वेयर एन आर द ट्रायल्स, जितने ट्रायल्स आपको दिए गए हैं. If a random variable r is said to follow the binomial distribution, if it assumes a non-negative value and its probability of mass function is given by probability of x equal to r equal to probability of r equal to ncr probability of r probability of q minus r. So some of the terminologies which have to be taken care of is x random variable r, यानी वैल्यूज पुट करने वाले हम, जिसके लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है. एन सैंपल स्पेस, आर 1 2 3 4 अप टू एन, जहां तक चलेगा वहां तक, सी कॉम्बिनेशन ऑफ एन ट्रायल्स. नेक्स्ट, अब अब एन माइनस, अब यहाँ पर जो सिस्टम दी गई है उसमें r इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, r इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, एंड सो ऑन सो ऑन. तो वो तो दिया है, दैट इज नॉट अ थिंग. अल्टीमेटली व्हाट दिस इज कि ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के ही फार्मूले आपके सामने रखे हुए हैं, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो आप अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी का पावर n ये फार्मूला देखे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. यानी q प्लस p का पावर n अगर फार्मूला रखे आप तो इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, द थिंग इज दैट, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी गेट द बाइनोमियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशंस है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा. वी गेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग experimental conditions. The number of trials should be finite. This is the most important thing, that binomial distribution is only applicable for finite trials. The trials are independent of each other, यानी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ट्रायल के ऊपर. And the probability of the success p is constant for each trial. This has to be followed. यानी ये तो crystal clear है, that different है. Each trial must each trial should be a success or failure, यानी बीच में अधर न लटके ऐसी नहीं होनी चाहिए.
एंड इवेंट जो भी होंगी डिस्क्रीट इवेंट्स होनी चाहिए। वो तो क्रिस्टल क्लियर हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए तो वो होना ही है। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि ट्रायल्स हमें आइडेंटिफाई करनी है, और वो ट्रायल्स फाइनाइट हो तो ही हम इसको डील कर सकते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाएंगे ये भी कि ये बायनोमियल कहाँ पर लगता है, तो फाइनाइट ट्रायल्स के लिए लगता है, ये सवाल भी पूछ सकते हैं। इफ पी एंड क्यू प्रॉपर्टीज, इफ पी एंड क्यू आर इक्वल इन द गिवन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल है तो ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन इक्वल टू एनपी, ये बात याद रखना। ये भी अगर एमसीक्यू वाला सवाल हो तो पूछा जा सकता है। वेरिएंस v इक्वल टू एन पी क्यू, वेरिएंस v इक्वल टू एन पी क्यू, ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और इसको बिल्कुल हम ध्यान से इसको देखेंगे। एप्लीकेशंस भी देख लेना, क्वालिटी मेजर्स में यूज किए जाते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, जहां पर सक्सेस और फेलियर होने का चांसेस है, ठीक है। अब पहला प्रॉब्लम लेता हूं मैं, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि मैं 2-3 प्रॉब्लम लूंगा और उसके बाद में हम इसको आगे देखने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेल्यूर्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन is 20 if 6 candidates appear in the examination. What is the probability that at least 5 pass the examination? What is the probability that at least 5 pass the examination given probability of failure equal to q equal to 20% equal to 20 by 100 equal to 0.2? फेल्यूर कह रहे हैं हम, फेल्यूर की दी हुई प्रोबेबिलिटी इसके लिए। अब ये फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी दी है तो q इक्वल टू 1 माइनस पी, सॉरी p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई, और वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई 0.8। अब कितने बच्चे कहे हैं उन्होंने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग, सो n इक्वल टू 6। नाउ द थिंग इज दैट कि कितने पूछ रहे हैं? एटलीस्ट 5 पूछ रहे हैं वो, अंडरस्टूड। तो एटलीस्ट 5 पूछ रहे हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर लॉजिक आ गया काम में। ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका फार्मूला, लेकिन वो फिक्स वैल्यू के लिए है। ये 5 के लिए कैलकुलेट होगा, 4 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 1 के लिए भी होगा, 0 के लिए भी होगा। अगर ये 0 तो यहाँ 0 0 0, अगर ये 1 तो 1 1 1, इस वे से आगे बढ़ेगा। नाउ द थिंग इज दैट कि ये 1 1 1 2 2 2 व्हाटएवर इट में भी जैसा है वैसा, द थिंग इज दैट कि अब हमें कितना चाहिए? एटलीस्ट 5 पास, यानी 5 बच्चे तो पास होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है 5 भी चलेंगे और 6 भी चलेंगे, यानी 5 भी चलेंगे और 6 भी चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। यही फॉर्मूला 5 के लिए और 6 के लिए अप्लाई करेंगे। तो सी केयरफुली क्या लगा है, 6C5 P5 के लिए, P का पावर R, 0.5 का पावर 0.5, 0.8 का पावर 5, 0.2 का पावर 1 प्लस 6 C के लिए 0.8 का पावर 6 और 0.2 का पावर 0, P का पावर 6, Q का 0। वैल्यूज पुट अप कर दी सिर्फ, फाइनली आंसर क्या आया? 0.6553। दिस इज द आंसर। अब ये आंसर है, तो सेकंड प्रॉब्लम देखो कि इफ 10% बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, determine the probability that out of 10 bolts chosen at random, one will be defective, none will be defective, and at most ज्यादा से ज्यादा 2 will be defective। अब एटमोस्ट आया, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एटमोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू। ये बात याद रखना, प्रॉब्लम था सामने इसलिए क्लियर किया। हाँ, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, बाद में 1 2 3 4 चले जाएंगे, ठीक। 1 2 3 पर चले जाएंगे कि 10 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव, गिवन दैट 10 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फॉर अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 10%, यानी 10 by 100 यानी 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स Q is equal to 0.9, 1 minus 0.1।
अब इतना क्लियर हो गया तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी हो गया, और कितने बोल्ट्स दिए हैं आउट ऑफ 10, यानी n इक्वल टू 10। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी हो गई मेरे सामने। अब मैं पहले प्रॉब्लम की तरफ आऊँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बोल्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1। तो जहां जहां फॉर्मूला में r है वहां वहां 1 पुटअप कर दिया। 1 पुटअप करने के बाद आंसर मिला 0.3874। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द बोल्ट इज डिफेक्टिव, यानी r इक्वल टू 0, जहां जहां r है वहां वहां 0 पुट कर दिया। नॉन डिफेक्टिव बोल्ट, आंसर मिला 0.3487। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मैं बात बता दूं, ये कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना, आपके कैलसी में भी होगा कॉम्बिनेशन का कैलकुलेटर, तो आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो, तो इतना हो गया क्लियर। तो 0.3487। अब तीसरा बचा मेरे सामने एक ही, कौन सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। अब एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो बोल्ट, यानी क्या, 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा, 3 चलेगा नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया। यानी मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, बस विषय वहीं पर क्लियर करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालनी है। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, सिर्फ मुझे 0, 1 और 2 दिए हुए फॉर्मूला में पुटअप करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव बोल्ट्स, यही मुझे क्या करना है, 0 डिफेक्टिव बोल्ट एंड 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, यही मुझे कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज पुट कर दी है और टोटल आंसर मिला 0.9298। अंडरस्टूड? 0.9298। नेक्स्ट, in a sampling the mean of the defective bolt and manufactured by machine in a sample of 20 is 2, यानी mean number of defective bolt is 2। अब mean मतलब क्या, mean इक्वल टू n इंटू p इक्वल टू 2 इन अ सैंपल ऑफ 20, यानी n इक्वल टू 20। यानी अब मुझे np इक्वल टू 2 मिला, जिसमें का n 20 है, तो इससे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p निकाल सकता हूँ ना, p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2/20, यानी आंसर आएगा 1/10, 0.1। 0.1, अब ये 0.1 आया। व्हाट इज q, q इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9। अब ये 0.9 आया, तो जरा ध्यान से देखना, अब वो क्या कह रहे हैं, P एंड Q मिल गया, यानी हमने आधे प्रॉब्लम पर से P एंड Q निकाल लिया। अब आधे प्रॉब्लम से निकाला तो अब उन्होंने क्या किया, द डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल आउट ऑफ 500, यानी ये 10 में ये मिला, तो अब पूरे 500 के सैंपल में ये कितना मिलेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टूड? तो n इक्वल टू 500 हो गया। अब क्या करना है, लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, इसका मतलब ये लंबा बन गया ना ये, तो लंबा बन गया, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉमन सेंस यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, ज्यादा से ज्यादा दो डिफेक्टिव, कम से कम दो डिफेक्टिव बोल्ट्स होनी चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, समझे, यानी 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, आगे कितना भी चलेगा। क्लियर है? तो तो लॉजिक क्या कहता है आपका, आपका लॉजिक ये कहता है कि P शुड बी ग्रेटर देन P, R शुड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कॉमन सेंस क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं और 1 माइनस इस सक्सेस को 1 माइनस फेलियर लूं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की जगह R लेस देन 2 लिख सकता हूं मैं, मेरा काम बच जाए इसके लिए। यानी अब मैंने वो पूरा कैलकुलेट करने से मैंने 1 में से बाकी की चीजें क्या कर दी, माइनस कर दी। कौन सी चीज, R लेस देन 2 वाली।
अब r लेस देन 2 वाली मतलब r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, ये माइनस कर। अब r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1 जो छोटा सैंपल है उसके हिसाब से मेरे पास आंसर्स में आराम से निकाल सकता हूँ इनके बेसिस पे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ r1, यानी 20/20 c0, 0.1 का 0, 0.9 का 20, और ये वैल्यूज निकालने के बाद दोनों का आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 में से क्या मिला, 0.6082। बेसिकली ये कितना सैंपल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सैंपल है उसी 20 में से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये 2 डिफेक्टिव बोल्ट का मुझे सैंपल मिला। अब ऐसा कितने में से मुझे चेक करना है, 500 में से मुझे चेक करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 500, यानी कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स डिफेक्टिव मिलेंगे 500 में से, 304 बॉक्स ऐसे होंगे, 304 सैंपल्स ऐसे होंगे कि जो 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स उसमें होंगे, और बाकी के सैंपल्स जिसमें एक भी डिफेक्टिव बोल्ट यानी डिफेक्टिव बोल्ट होने के चांसेस कम। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, सो ये कहाँ से कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया 1 माइनस वाले फॉर्मूला से। तो कभी कभी पूरा कैलकुलेट, यानी अब अगर मैं इसको नॉर्मल वे से करता तो मुझे कितना कैलकुलेट करना पड़ता, ध्यान से देखना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता अप टू 20। कहाँ से, 2 से लेके, यानी 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20। तो मैंने क्या किया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। अंडरस्टूड? तो उसी केस से हमें इसको डील करना है। अब ये प्रॉब्लम मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, प्रॉब्लम ध्यान से देखना। और अभी तो नहीं, ये ध्यान से देखना, अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।